मैं डॉक्टर आशा कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर साइकोलॉजी, एलएनटी कॉलेज मुजफ्फरपुर। आज हम सेमेस्टर 4 के बच्चों के लिए MIC 5 और MJC 5 और MIC 5 के लिए हम एबनॉर्मल साइकोलॉजी में असामान्यता के प्रतिरूप के बारे में जानकारी लेंगे। इसके अंतर्गत जैसे व्यक्ति असामान्य व्यवहार क्यों करते हैं, इसका क्या कारण है, कौन से सिद्धांत हैं जिस पर हम आज पढ़ेंगे। मनोचिकित्सा की प्रकृति एवं प्रक्रिया के बारे में देखते हैं। नेचर और प्रोसेस ऑफ साइकोपैथोलॉजी। मनोचिकित्सा मानसिक समस्या और असामान्य व्यवहार को समझने एवं बदलने की एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। यह व्यक्ति के विचारों, भावनाओं, व्यवहारों में सुधार लाने का प्रयास किया जाता है इसके द्वारा। इसमें चिकित्सक, थेरेपिस्ट और रोगी, पेशेंट के बीच संवाद के माध्यम से समस्याओं को सुलझाने का कार्य किया जाता है। अब इसके बारे में लक्ष्य के बारे में देखते हैं कि इसको कैसे सुधार किया जा सकता है। तो देखते हैं लक्ष्य में कि व्यक्ति की सहजता को कैसे बढ़ाया जाए ताकि वो अपनी जिंदगी को जीने के लिए जो व्यक्ति असहज महसूस करते हैं उसको सहजता रूप में कैसे ला करके उसको असामान्य से सामान्य व्यक्ति बनाने की बनाने के लिए कोशिश किया जाता है। उनके अंतर्गत आत्मबोध की क्षमता में विकसित किया जाता है। जीवन की गुणवत्ता में सुधार किया जाता है ताकि वो असामान्य से सामान्य की तरह अपना जीवन यापन कर सके। अब रहे विभिन्न पद्धतियाँ। इसके अंतर्गत विभिन्न पद्धतियाँ हैं, उसके द्वारा भी ये सब प्रयोग में ला करके असामान्य को सामान्य स्थिति में लाया जा सकते हैं। जिसके अंतर्गत आता है व्यवहारवादी, आता है मनोविश्लेषणात्मक, आता है संज्ञानात्मक और मानवतावादी आता है। मनोविज्ञान में असमानता के प्रतिरूप की बात करते हैं हम, तो इसके अंतर्गत देखा जाता है कि टाइप साइकोलॉजिकल मॉडल्स ऑफ साइकोपैथोलॉजी, यानी मानव व्यवहार की व्याख्या के लिए विभिन्न प्रतिरूप प्रस्तावित किए गए हैं। मुख्य प्रतिरूप इसका हुआ 4 भागों में बांटकर देखा गया है। पहला हुआ जैविक प्रतिमान, यानी बायोलॉजिकल मॉडल के अंतर्गत कैसे होता है। फिर मनोविश्लेषणात्मक प्रतिमान, साइकोडायनेमिक्स मॉडल में के आधार पर कैसे सुधार किया जाता है। व्यवहारवादी और सामाजिक अधिगम प्रतिमान, बिहेवियर और सोशल लर्निंग मॉडल के द्वारा कैसे किया जाता है। अब हम देखेंगे संज्ञानात्मक और संज्ञानात्मक व्यवहार प्रतिमान के अंतर्गत ये 4 मॉडल है। इस मॉडल के अनुसार मानव व्यवहार की व्याख्या विभिन्न प्रस्तावित के प्रतिरूप का है। अब हम देखते हैं कि पहला जैविक प्रतिमान, बायोलॉजिकल मॉडल में के बारे में थोड़ा सा परिभाषा देखते हैं। तो देखते हैं कि जैविक प्रतिमान वह दृष्टिकोण है जो मानवता की मानसिक रोग या असामान्य व्यवहार, एबनॉर्मल बिहेवियर का मुख्य कारण शरीर की आंतरिक जैविक प्रक्रियाओं में उत्पन्न विकृति से होती है। जैसे मस्तिष्क की संरचना में गड़बड़ी होती है या रासायनिक जो संतुलन है उसमें कुछ गड़बड़ होता है तो हो जा न्यूरोकेमिकल बैलेंस अगर गड़बड़ हो जाता है तो भी ये व्यक्ति का सामान्य व्यवहार से असामान्य व्यवहार हो जाता है। अनुवांशिक दोष भी होता है। जेनेटिक डिफेंस या तांत्रिका तंत्र की कार्य प्रणाली में भी विकृतियां आ जाती है तो व्यक्ति का व्यवहार में गड़बड़ी होती है। इसको असंतुलन, अनुवांशिक दोष या तांत्रिका तंत्र की कार्य प्रणाली में समस्या आती है। यह मानता है कि असामान्य व्यवहार जैविक कारणों से ही होता है, जैसे कि मस्तिष्क में विकृति आ जाना, रासायन असंतुलन हो जाना, बायोकेमिकल इनबैलेंस हो जाना और आनुवांशिकता कारण यानी हेरिडिटी के कारण भी ये आ जाते हैं। जैविक प्रतिमान
को हम दो प्रकार से देखते हैं, दो प्रकार भागों में बांटकर देखते हैं। पहला हो गया प्राचीन जैविक प्रतिमान, यानी मस्तिष्क की विकृति को मानसिक बीमारी या मुख्य कारण माना गया है। जैसे उदाहरण में देखें कि मानसिक विकृति को शारीरिक मस्तिष्क रोग से जोड़ा गया है। यह इसके अंतर्गत यह प्रतिमान समिति और केवल भौतिक कारणों का केंद्रित है, फिजिकल शारीरिक के कारण भी होता है। आधुनिक जैविक प्रतिमान मॉडल बायोलॉजिकल मॉडल की बात करते हैं। असमानता के तीन प्रमुख कारण हैं जिसको हम ABC के द्वारा भी व्यक्त करते हैं। ए में आता है व्यवहार अनुवांशिकी, जैसे व्यक्ति के व्यवहार जीन के कारण नियंत्रित होता है, यह व्यवहार अनुवांशिक के अंतर्गत और मानसिक बीमारियों से जुड़ी होती है। इस पर शोधकर्ता ने क्या किया, नेल ऑल्टोमेनस 1980 में और क्लोनिगर ने भी 1986 में इस पर शोध कार्य करके इसका निदान किया था। फिर बी में देखते हैं हम, बी में जैविक चिकित्सा, जैसे ETC यानी मस्तिष्क में बिजली का झटका देकर के हम क्या करते हैं, जो व्यक्ति असामान्य मानसिक स्तर से असामान्य होते हैं और व्यवहार उनका ऐसा होता है तो उसको हम क्या करते हैं, इसके जैविक चिकित्सा के द्वारा भी उनमें सुधार किया जाता है। जैसे कि बिजली का झटका दे करके हम इसका उपचार करते हैं, दवाओं द्वारा भी करते हैं, जैविक उपचार किया जाता है। तीसरा हो गया C, जैविक रासायनिक असंतुलन। अगर बायोलॉजिकल रासायनिक में असंतुलन हो जाता है तो मस्तिष्क में न्यूरो ट्रांसमीटर जैसे एस्ट्रोटोनाइन और डिपोमिया के असंतुलन के मुख्य कारण माना गया। अगर मस्तिष्क में ये रासायनिक असंतुलन हो जाता है तो ये और ये के कारण असंतुलन मुख्य कारण बन जाता है। अब देखते हैं जैविक प्रतिमान की कुछ विशेषताएं हैं। वो विशेषताएं, पहला हुआ चिकित्सीय सिद्धांत पर आधारित है। ये क्या है, चिकित्सीय सिद्धांत पर आधारित है, इसे मेडिकल मॉडल भी कहते हैं। दूसरा हुआ वैज्ञानिक विधियां, प्रयोग, अवलोकन, परीक्षण के आधार पर भी कार्य करता है। दूसरा वैज्ञानिक विधियां हैं, क्या क्या किया जाता है इसमें, प्रयोग करके भी देखा जाता है और अवलोकन यानी निरीक्षण, आत्मनिरीक्षण या बाह्य निरीक्षण द्वारा भी करके उनका किया जाता है, के आधार पर कार्य करता है। इसमें अवधारणाएं की बात होती है तो हाइपोथेसिस को परीक्षण के योग्य बनाता है। रोग की पहचान और निदान के लिए प्रमाण आधारित दृष्टिकोण है। इनकी जो विशेषताएं हैं, जैविक प्रतिमान की विशेषता है, क्या कह रहा है कि रोग की पहचान और निदान के लिए प्रमाण आधारित है, तथ्य फैक्ट के आधार पर भी इसकी व्याख्या की जाती है। अब हम देखेंगे दूसरा, मनोविश्लेषणात्मक साइकोडायनामिक मॉडल क्या है। इसकी परिभाषा देखते हैं तो इसके अंतर्गत देखेंगे कि मनोविश्लेषणात्मक प्रतिमान साइकोडायनामिक मॉडल एक ऐसा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है जो मानता है कि असामान्य व्यवहार व्यक्ति के अचेतन मन में दबी इच्छाओं, मानसिक संघर्षों, बचपन के अनुभवों और व्यक्ति की भीतरी संरचना जैसे ईगो, सुपर ईगो के बीच असंतुलन परिणाम होता है। इसके प्रतिमान ही स्थापना सिगमंड फ्रायड ने किया था। यानी व्यक्ति के अंतर्गत जो आकारात्मक पहलू होते हैं, गत्यात्मक पहलू होते हैं, उनके अंतर्गत ईगो, सुपर ईगो पाया जाता है और इसके आधार पर भी इनका मनोविश्लेषण किया जाता है। विशेषताएं की बात करते हैं तो अंतर मानसिक कारणों पर बल देता है। ये मानसिक रोगों की व्याख्या अचेतन प्रक्रिया में जितनी भी उनकी मानसिक स्तर पर जितनी भी क्रियाएं अचेतन रूप में पड़ी रहती है वो सब क्या करता है, इसके द्वारा अचेतन की जब हम व्याख्या करते हैं तो इसके द्वारा उनको असामान्य से सामान्य की ओर किया जा सकता है। चिकित्सीय मूल्यांकन को महत्व देते हैं, क्लिनिकल असेसमेंट किया जाता है उनके ऊपर। फिर रहा व्यक्ति की प्रारंभिक अनुभवों
और आंतरिक संघर्षों का प्रमुख कारण माना जाता है। जब इसकी विशेषता की बात करते हैं तो देखा जाए व्यक्ति की प्रारंभिक अनुभव, जो व्यक्ति की कुछ अनुभवें होती है और आंतरिक उसके द्वारा जो आंतरिक संघर्ष चलते रहते हैं उसके प्रमुख कारण माना जाता है। मानसिक रोग को अव्यक्त और इच्छाओं में दबे हुए भाव को जोड़कर देखा जाता है। मानसिक रूप से व्यक्ति क्यों इस तरह के होते हैं, तो उनके जो बातें वो व्यक्त नहीं कर पाते हैं, वो जो मन में पड़ा रहता है जिसमें संघर्ष चलते रहता है, तो उनकी इच्छाओं, जो दबी हुई इच्छाएं हैं, वो उससे भी जोड़ करके देखा जाता है कि व्यक्ति का व्यवहार ऐसा क्यों हो रहा है। अब हम इनकी प्रकृति के बारे में जानेंगे। नेचर ऑफ साइकोडायनामिक मॉडल के बारे में जानेंगे तो इस प्रतिमान की प्रति को 4 भागों में बांटकर देखते हैं। पहला हो गया मानसिक निर्धारण। यह मान्यता है हर मानसिक घटना का कोई ना कोई कारण होता है। सभी विचार, क्रियाएं, सपनों के पीछे कोई ना कोई अचेतन प्रेरणाएं निश्चित होती है। मानसिक संरचना की बात करते हैं, मेंटल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इसके अंतर्गत देखते हैं फ्राइड के अनुसार व्यक्ति के 3 घटक माना गया है। क्या माना गया है? ईड, ईगो और सुपर ईगो। ईड को हम इच्छा यानी मूलभूत जैविक इच्छाएं, जितनी भी तात्कालिक इच्छाएं होती है ये सब ईड के अंतर्गत आता है। ईगो की बात करते हैं, यथार्थ से सामंजस्य स्थापित करता है, यानी वास्तविक से ये हमें वाकिफ कराता है। और सुपर ईगो नैतिकता के आधार पर नियमों का प्रतिनिधित्व करता है। यदि इनमें संतुलन नहीं होता है तो मानसिक विकार व्यक्ति में उत्पन्न हो जाता है। अब रही प्राकृतिक नेचर और साइकोडायनामिक मॉडल की बात करते हैं, तो इसके अंतर्गत कैसे बचाव किया जाता है। इसके अंतर्गत देखते हैं कि बचाव तंत्र, जब इच्छाएं और वास्तविकता में संघर्ष होता है तो व्यक्ति रक्षा तंत्र का उपयोग करता है, यानी दमन। अवांछित विचारों को व्यक्ति क्या करता है, अपने अंदर में दबा लेता है, जो मानसिक विकृति का कारण बनता है। प्रक्षेपण, अपनी भावनाओं को दूसरों पर थोपना। जैसे कि मान लीजिए मेरा एग्जाम है और हम अच्छे से पढ़ाई नहीं किए हैं, तो हम क्या करते हैं, हम कहते तो मेरी तबीयत खराब हो जाती है और हम बाद में कहते हैं कि अरे मेरा तबीयत ठीक रहता तो मैं एग्जाम देता, मैं अच्छे नंबरों से पास कर जाता। तो ये सब दूसरों पर थोपने की वाली बात है, इस प्रक्षेपण के अंतर्गत है। स्थानांतरण की बात कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट, गुस्से को दूसरे पर निकालना। जब अपनी बात पूर्ण नहीं होता है तो लोग क्या करते हैं, दूसरे पर गुस्सा निकालकर पूर्ण कर लेते हैं, नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण वो विकृति का रूप ले लेता है। अब देखते हैं चौथा, विकासात्मक अवस्थाएं। ये भी मानसिक विकृत होने में पूरी इनकी सहभागिता होती है। जैसे कि फ्राइड के अनुसार देखते हैं व्यक्तित्व का विकास 5 चरणों को माना गया है। मुखी अवस्था, ओरल स्टेज 0 से 1 वर्ष तक का होता है। गुद्दा अवस्था, एनल स्टेज 1 से 3 वर्ष का होता है। जनन अवस्था, फेलिक स्टेज 3 से 6 वर्ष का होता है। चौथा, गोपनीय अवस्था, लेटेंसी स्टेज 6 से 12 वर्ष का होता है। प्रजनन अवस्था या जेनेटिक स्टेट, किशोरावस्था के आगे की जितनी अवस्था है उसको माना गया है। प्रत्येक अवस्था में कोई बाधा या अधिक असंतुलित हो गया अगर व्यक्ति के मानसिक स्तर पर, तो फिर व्यक्ति का क्या होता है, विकृति का कारण बन जाता है। अब हम इसे लाभ और हानि को देखेंगे। तो लाभ को दे मन के गहरे स्तरों को समझने का अवसर देता है। इसके अंतर्गत बचपन के अनुभवों और विकास की भूमिका उजागर करता है। रक्षा तंत्रों की व्याख्या करता है। दोबारा व्यवहार को समझने में मदद करता है। यह दीर्घकालीन उपचार के लिए यह उपयोगी है। दोष की बात है, दोष की बात करते हैं, दोष देखते हैं तो ये अत्यधिक जटिल और अमूर्त है। वैज्ञानिक आधार की इसमें कमी पाई जाती है। प्रामाणिकता की समस्याएं में गड़बड़ी होती है। मुख्य रूप से अतीत पर ध्यान, वर्तमान परिस्थितियों का अनदेखा किया जाता है इसमें। और लंबी अवधि का उपचार ये महंगा है, समय सीमा
निश्चित नहीं है। और बाकी विकासात्मक चरणों में लैंगिक पूर्वाग्रह की भावना के कारण भी ये होता है। व्यक्ति असामान्य, ये जितनी भी कारण, जितने भी चीज़ हम अभी तक पढ़े हैं, ये सब कारण उनमें पूर्ण उपलब्धता होती है, जिसके कारण हम असामान्य अपने मानसिक स्तर पर विकृतियाँ हो जाती है, और उसको इन सारे आधारों पर अपनाकर हम पूर्ण रूपेण से सामान्य जीवन जीने के लिए, असामान्यता से सामान्य की ओर जिंदगी जीने के लिए व्यवस्थित हो जाते हैं। थैंक यू। उतना अच्छा नहीं हो